तो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन जो है इस सीरीज को पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसमें आगे क्वेश्चन की सीरीज को देखेंगे और इसमें आगे देखते हैं। हम लोग 5-6 क्वेश्चन किए थे, आगे आज 6 नंबर से देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है देखते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो दोस्तों, ये कौन कौन सी बातें जो है 1813 के संबंध में, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में सही हैं। तो 1 और 2, आइए इसका एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आइए ऑप्शन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यवहारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट में हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन के किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ये प्रश्न पीसीएस 2012 में प्री में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, दूसरा है चार्टर एक्ट 1853, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और चौथा है इंडियन एक्ट काउंसिल एक्ट 1861। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1833, जो पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। अब आगे देखते हैं। अब इसमें आ गया है कि ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम, एक 60 नोट्स है, पढ़ लेते हैं इसको कि ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वासराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वासराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन द्वारा संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वासराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत
परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों अनारक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अब आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन प्रश्नकोश के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट एवं बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो पहला है ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। दोस्तों आइए इसका ऑप्शन जो सही होगा वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई।
तो ऑप्शन है कि भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटू सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। और तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो आइए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1935 के अंतर्गत की गई थी, तो ये जो है इसमें है नहीं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पिछले 2014 में पूछा है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही होगा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो 1935, 1937, 1946, 1947। तो ये जो है 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। आप ऊपर के इसमें देख सकते हैं 1 अक्टूबर 1937 में, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। तो देखिए 35-37 दोनों दे दिया है और कंफ्यूज इसमें करता है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो द्वैध शासन जो है वो किस अधिनियम के द्वारा तो दिया गया है 1909 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित रिजर्व और हस्तांतरित विषय ट्रांसफर सब्जेक्ट। और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1992। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि जो अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 से इसको चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं हैं। तो है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसमें देखिए IAS प्री में पूछा हुआ है 2012 में। तो इसका ऑप्शन जो है 1 और 2 की, तो 1 और 3 की व्यवस्था इसमें की गई थी कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। इस अधिनियम को भारत सचिव एडमिन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर और एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों पर उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन
नो के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी गई। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से शुरू कर दी, जिसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम में विस्तारित और स्थापित किया गया। गंतव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर क्या माना था? सी माना था। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो द्विसदनीय कब बनाई गई? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों 1919 भारत सरकार अधिनियम जो था उसके अंतर्गत इसको द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो वही है 1961 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 एक्ट, 1915 एक्ट। तो 19 एक्ट द्विसदनीय विधायिका का जो प्रस्ताव था वो 1919 एक्ट के द्वारा लाया गया था। देखते हैं कि निम्न कथनों का विचार कीजिए कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि दी गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो आइए इसका उत्तर उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन है वो 2 सही है, केवल 2। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार एक आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए। इस प्रकार कथन 2 क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में होनी थी, और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो गया। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 1 और 2 दोनों जो है। इसका आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ और 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में हो रही थी। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो ऑप्शन दिया है कि 1926, 1937, 1945 और ऑप्शन तो कह रहा है कि सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के आधार पर कीजिए। तो ए और सही। प्रश्नगत प्रश्न वर्षों में 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया। तो 1930 में, 1934 में, 1945, 1947। तो जो है 1945 में किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में और छोटे छोटे
वीडियो हैं, आप लोग 10 मिनट 20 मिनट का ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और खूब हमारे साथ जम के पढ़ाई कर सकते हैं। जय हिंद।